वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग सी जी टेट 2024 में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सी जी टेट में 30 नंबर के हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट में हिंदी के जितने भी प्रश्न आए हैं उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। तो पहला प्रश्न है हिंदी का, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। अनुनासिक शब्द कौन होते हैं? ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है उसको अनुनासिक शब्द कहते हैं। ये उपचंद्र बिंदु के रूप में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा पंखुड़ी। यहाँ अनुनासिक चिन्ह का सही उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो घोड़ा को तुरंग भी बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा तुरंग। दंती का मतलब होता है हाथी, सुरभि गाय होता है और पीक पक्षी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तुरंग का मतलब घोड़ा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है? 11। और स्वरों को बोलने में हवा जो है बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना 11। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको बोला जाता है अजात शत्रु, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अल्पभाषी कम बोलने वाला, अत्याचारी अत्याचार करने वाला और अजर जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोला जाता है अजर। इस प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु, जिसका कोई दुश्मन ना हो या शत्रु ना हो। अति धन अधिक हो रहा है अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? तो इसमें है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। पैर, पैर का तत्सम शब्द क्या होता है? पद होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पाषाण एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है पत्थर। पत्र एक तत्सम शब्द है होता है जिसका अर्थ होता है पत्ता। पर्यक का होता है पलंग, पर्यक एक तत्सम शब्द है और पलंग एक तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा पैर का पद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कर उत्तर चुनिए। चारपाई, तो चारपाई किस प्रकार का शब्द है? चारपाई एक देशज शब्द है, तो ए का आएगा 2। उसके बाद ए का 2 किस में है? ए और सी में ए का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो चारपाई का आ जाएगा एक देशज शब्द है, तो ए का 2 में ए और सी हो सकता है, डी और बी जो है एलिमिनेट हो गया। उसके बाद डायरी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मतलब विदेशी शब्द है डायरी, तो सी का आएगा 1, तो सी का आएगा 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रत्ययों में मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो आवट, तो क्या आएगा? सजावट, तो 4 का एक आएगा 4। अक्कड़ है तो घुमक्कड़ हो जाएगा। प्रत्यय पीछे लगता है तो घुमक्कड़ में अक्कड़ क्या है? प्रत्यय, तो घुमक्कड़। तो बी का आएगा 3, बी का आएगा 3, ए का 4, बी का 3। अब औना है तो बिछौना हो सकता है, तो बी का औना बिछौना। सी का 2, तो सी का 2, तो डी का 1, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारी समास है। यहाँ विशेषण विशेष संबंध है, कर्मधारी समास में यही संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो कर्मधारी समास होगा नीलकमल में।
अगला प्रश्न क्या है, गति। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो गति को और क्या बोलते हैं, हालत बोलते हैं, हालत और चाल। तो एक आएगा 4। पानी को जल भी बोलते हैं और चमक भी बोलते हैं। तो बी का आएगा 1। अर्थ मतलब धन भी होता है और मतलब भी होता है। तो सी का आएगा 2। कनक मतलब होता है सोना और धतुरा। ठीक है, तो ए का 4, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। अर्थ सी, सी का 2। तो ये डी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द से पहले लग कर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है उपसर्ग। राइट आंसर होगा सी। यहाँ क्या प्रश्न है, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। दासता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो दासता एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गुलामी, दासता मतलब होता है गुलामी, जो कि एक भावना को प्रदर्शित कर रहा है। तो भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। तो यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि यदि वर्षा होगी तभी वर्षा होगी। तो यह एक संकेत दे रहा है कि अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, तुम बहुत मिठाई खाते हो। उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तुम बहुत मिठाई खाते हो, वो बहुत मिठाई खाता है लेकिन कितनी मात्रा में खाता है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन परिमाण के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, इसलिए यह एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा कि तुम बहुत मिठाई खाते हो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। तो इसका शुद्ध क्या होगा, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वाक्य के कौन से अंग होते हैं। तो वाक्य में 2 ही अंग होता है, जिसको उद्देश्य और विधेय बोला जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। तो स्वयं अपनी हानि करना के लिए क्या होगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होगा, दोहरा लाभ लेना। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ लेना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु, तो लिखित भाषा समृद्ध वातावरण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लिखित भाषा समृद्ध वातावरण। इसके लिए कक्षा के दीवारों में भी चित्र बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भांति भांति प्रकार के चित्र कविताएं लिखी जाती है। तो लिखित भाषा समृद्ध वातावरण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। बल्लियाँ उछलना, बल्लियाँ उछलना मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। तो एक आएगा 3, आँख में खटकना मतलब बुरा लगना। हाथ धो बैठना मतलब खो देना, और हाथ लगना मतलब मिलना। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता होती है। तो बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, नॉम चॉम्स्की का ये कथन है। ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका।
अगला क्या है, दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। छलकत अध तो क्या हो गया, अधजल घघरी छलकत जाए, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो कब अवधारणा बनाने में और तर्क करने में सक्षम होते हैं, तो 10 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल का विकास कैसे करना चाहिए, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवा कर, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उससे पेन कॉपी दे दिया जाता है, कुछ भी लाइन खींचने के लिए गोल गोल बनाने के लिए बोला जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है खुले प्रश्न। खुले प्रश्न बच्चों को दे दो ताकि वो अपने लेखन कौशल को विकसित कर सके, उसको अपने भावनाओं को प्रकट कर सके, और इसे हम सही प्रकार से उसके लेखन कौशल के बारे में आकलन कर सकते हैं। तो खुले प्रश्न जो है राइट आंसर होगा। बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। तो बच्चों में भाषाई क्षमता का जो सर्वाधिक विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होते रहना चाहिए। लगातार बीच बीच में बच्चे के भाषा के सभी पक्ष और योग्यता का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, सतत मूल्यांकन जो है करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सतत मूल्यांकन। पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित होते हैं। ध्यान केंद्रित होता है, समझ होता है, लय व हाव भाव होना, ये तीनों ही चीज़ें जरूरी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये लास्ट प्रश्न है, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई कौशल आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। केवल आ गया तो ये ऐसे ही गलत शब्द है, निगेटिव वर्ड है, क्योंकि भाषाई कौशल को अन्य विषयों की कक्षा में भी परखा जा सकता है। बिल्कुल भी सही। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भाषा का आकलन केवल आ गया गलत। भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए, दिया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो अभी हम सीजी टेट 2024 में सेकंड पेपर में आए हुए हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुदित का संधि विच्छेद होता है अनुधन उदित, और इसमें पाया जाता है दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदित। अगला प्रश्न, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। बिल्कुल सही। पुरुष जाति की बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। ये भी सही है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग का है। तो 3 भी सही है। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की तरह ही हिंदी में भी 3 लिंग पाए जाते हैं। ये गलत है, 2 ही लिंग पाया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में संवृत स्वर युग्म है। तो संवृत के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, सुई, जिसमें स से संवृत ये ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और छोटा ई और बड़ा ई, ये क्या है, संवृत शब्द है। संवृत स्वर किसे बोलते हैं, जिसके उच्चारण में मुंह जो है कम खुलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो देखते हैं, तदर्थ। तो तदर्थ में क्या क्या होता है, तत्, धन, अर्थ, तो ये व्यंजन संधि हो गया, तो ये नहीं हो सकता। विषम में
विषम में भी वि धन सम होता है। और ये क्या है, ये भी विसर्ग संधि में आता है, व्यंजन संधि में आता है, तो इसलिए भी आंसर सही नहीं हुआ। निष्ठुर, अधोगति और संयोग में निरोग को तो वैसे भी निह धन रोग लिखते हैं, निष्ठुर को निह धन ठुर लिखते हैं, तो ये विसर्ग संधि हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। स्वल्प को लिखा जाता है सुधन अल्प, अयादि स्वर संधि। विद्यार्थी को लिखा जाता है विद्या धन अर्थी, दीर्घ स्वर संधि। और होता है नाविक, नव धन ईक, अयादि स्वर संधि। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमेलित कीजिए। कंठ्य, तो ग जो है कंठ में आता है, कंठ से उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ और रड़ा, ये है, ये क्या है, कंठ्य है, तो एक का आएगा 3। उसके बाद तालव्य, तालव्य में च वर्ण आता है, च छ ज झ, तो छ क्या होगा, तालव्य होगा। दंत में आता है न, और दंथोष्ट में आता है व, तो ये आंसर होगा। ए का 3, तालव्य, बी का 4, दंत्य का न और दंथोष्ट का उ, व 1। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो है मतलब घोड़ा होता है, तुरंग और बाजी भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल जो है सिंह के लिए इस्तेमाल होता है, सिंह के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। तो जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको बोला जाता है युयुत्सु, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, युयुत्सु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म क्या है, संयुक्त, संयुक्त का वियुक्त होता है, तो ये गलत हो गया। अज्ञ का होता है प्रज्ञ या फिर विज्ञ, तो ये भी गलत हो गया। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, ये सही आंसर है। समस्त का होता है एकल, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न है, हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा में सुमेलित कीजिए। पपीता पुर्तगाली शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है, चाकू, चाकू तुर्की भाषा का शब्द है, क्योंकि तुर्की वाले पीठ में चाकू घोंप देते हैं भारत के, उससे याद रखोगे कि चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। और अंगूर फारसियों को पसंद था, अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, मृतिका। वे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ही आ गए हैं और हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, उसको तत्सम शब्द बोला जाता है। तो हिंदी का तत्सम शब्द होगा मृतिका। अगला प्रश्न, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। तो जो संज्ञा का विशेषता बताता है उसी को विशेषण बोला जाता है। तो कुशाग्र एक विशेषण है, विद्यार्थी एक संज्ञा है, और आंसर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। तो कौन से समूह में तत्पुरुष समास है, तो मुंह तोड़, लोकोत्तर और गंगा जल, इन तीनों में तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ गरिमा और महिमा के बीच में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन होगा हमारा डी, अपादान कारक। जहाँ तुलना होता है, अलगाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न क्या है, संज्ञा के शब्द में सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, ये भी सही है। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। जो प्रभावशाली संज्ञा होगा या जो अंत में आएगा उसको हम लोग मानते हैं, तो तीसरा हमारा गलत है।
चौथा क्या है, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होते हैं। 4 भी सही आंसर है। तो 1, 2 और 4 हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, ये गलत है। वाक्य ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य ये होना चाहिए कि अतिथि के लिए गुलाब की एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए। गुलाब की एक माला, न कि एक गुलाब की माला। तो डी हमारा गलत है। ऑप्शन डी पूछा है शुद्ध वाक्य, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? तो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम के रूप में जानते हैं। तो बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है, तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि किस कार्य की सिद्धि जो है दूसरे कार्य की सिद्धि पहले कार्य पर निर्भर है। अगर पढ़ाई करोगे तभी परीक्षा में सफलता मिलेगी, तो यहाँ संकेत दिया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है, तो विद्यार्थी क्या है? एक विशेष्य है, क्योंकि इसी का क्या बताया जा रहा है? विशेषता बताया जा रहा है। तो विद्यार्थी आंसर इसका सही होगा। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है? तो द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसको बोला जाता है योजक चिन्ह। कभी कभी तत्पुरुष समास में भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? अर्धविराम चिन्ह, ये रही तो सही है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह भी सही है। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, ऐसा नहीं होता। हंस पद ऐसा होता है, तो सी हमारा गलत आंसर है। तो यही सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आएगा। अल्प विराम का ये सही चिन्ह है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मतलब समस्या को जड़ से मिटाना, सही है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, यही गलत है। तो गलत पूछा है, तो हमारा बी आंसर सही होगा। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब भलाई करके भूल जाना, ये भी सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, मतलब समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी से नहीं, ये भी सही है। तो बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है? वर्षा ऋतु में कृषि को लाभ होता है, गलत है। कम वर्षा से कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है, ये भी गलत है। काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है, ये भी गलत है। काम बिगाड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। काम बिगड़ने के बाद यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग मतलब होता है लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन, उसको बोला जाता है स्क्रिबलिंग, घसीटा लेखन को। ठीक है। ध्वनि जागरूकता, ध्वनि जागरूकता का मतलब होगा कि ध्वनियों को छोटी इकाई के रूप में पहचानना, तभी का होगा डी। डी कोडिंग, डी कोडिंग मतलब होता है ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच संबंध, तो डी कोडिंग का बी हो जाएगा। अब प्रिंट करना का अपने आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? प्रिंट करना। करना मतलब होता है शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना, पठन और अभिनय, तो ये इसका सही आंसर होगा। सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। पढ़ने का तात्पर्य सही मायने में क्या होता है? तो लिखे हुए से अर्थ गढ़ना, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन को लिखिए। 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं, बिल्कुल ही गलत है। 0 से 8 वर्ष तक के बच्चे भाषा बहुत तेज़ी से सीखते हैं, तो पहला गलत। छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपने घर की भाषा में सीखते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। छोटे बच्चों को यदि उसके घर की भाषा में सिखाया जाए तो जटिल अवधारणाओं को भी वो आसानी से सीख सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे के घर की भाषा में होनी चाहिए। शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने में केवल खेल बहुत उपयोगी होता है, बिल्कुल सही। तो इसका ए 2 और 4 जो है राइट आंसर होगा। शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने में खेल बहुत उपयोगी होता है, तो 1 और 4 राइट आंसर होगा इसका। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। इसमें मैंने सीजी टेट 2024 के पहला और दूसरा दोनों पेपर के हिंदी के 30-30 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है। वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।